प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। इस वक्त 4-5 इशूज पाकिस्तान में ऐसे चल रहे हैं जिनका ताल्लुक तो बराह रास्त पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ है, जिस पर उसूली तौर पर तो शायद कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े मौजू बने हुए हैं। जिनमें से एक माइंस एंड मिनरल्स बिल है, जिस पर इस वक्त बहुत सियासत हो रही है। बयानात दिए जा रहे हैं, रद्द-ए-अमल आ रहा है, उस पर सू किया जा रहा है, रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। इसके अलावा कल पेट्रोलियम लेवी जो है वो इजाफी तौर पर लगाएगी एक ऑर्डिनेंस के जरिए से, और वो जो कीमतों में कमी का जो डिफरेंस था वो आवाम को पास ऑन करने की बजाय उसको बलोचिस्तान की बेहतरी के लिए जो है वो वक्फ कर दिया गया। लेकिन अब इस पर भी बहस हो रही है कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस पर एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये दावा किया है कि 34 अरब रुपए महाना हुकूमत, महाना 34 अरब रुपए ये इजाफी टैक्स लगा के इकट्ठा कर रही है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो यहां तक कहा कि यह मुमकिन ही नहीं है कि ऑर्डिनेंस के जरिए से नया टैक्स लगाया जा सके, ये गैर आईनी हुआ है। खुद पीपल्स पार्टी जिनकी हुकूमत है बलोचिस्तान में, उनके भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। नवीद कमर साहब ने इस पर स्टेटमेंट दिए। इसके अलावा नहरों का मामला, अगरचे वफाकी हुकूमत इस पर पूरा यकीन दिला रही है कि टेलीमेट्री सिस्टम लगा दिया जाए तो फिर आपका पानी की एक बूंद नहीं ली जा सकती, कोई मसला नहीं है। जब वो सिस्टम इंस्टॉल होगा तभी नहरों में पानी डाला जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी इसको मान नहीं रही है। इसके अलावा गंदम का इशू, पंजाब हुकूमत ने 15 अरब रुपए का पैकेज दिया है, किसानों ने इसको मुस्तरद कर दिया है। तो ये सारे मामला जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजू बने हुए हैं। अलावा उन मौजूआत के डाला में क्या हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, आज भी इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार किया गया, दीगर लीडरशिप को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन मौजूआत पर तो हम बरोज बात करती हैं, लेकिन ये जो मामला हैं जो पाकिस्तान के बराह रास्त फ्यूचर के साथ जुड़े हुए हैं, इस पर क्यों सियासत हो रही है और किसका नुक्ता नजर ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं, मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब, आपको खुशामदीद। दानियाल अजीज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं और इन मामला पर जिनका मैंने आपसे जिक्र किया है इंट्रो में, इन सब पर गहरी नजर रखते हैं। दानियाल अजीज साहब, आपको भी खुशामदीद। सबसे पहले मैं आपको सुनवा देता हूं पेट्रोलियम मसनूआत, यहीं से शुरू कर लेते हैं, फिर माइंस एंड मिनरल्स वाले इशू पे आते हैं। नवीद कमर साहब का कहना यह है कि ये बलोचिस्तान का नाम तो लिया गया है लेकिन ये पैसे बलोचिस्तान को नहीं जाएंगे। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ, वो कहते हैं कि जी जितनी कानून में गुंजाइश थी लेवी बढ़ाने की वो पिछले महीने तक बढ़ा ली गई थी, इस मरतबा ऑर्डिनेंस के जरिए कर दिया गया है। ये भी सुन लीजिए जरा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा है। पेट्रोलियम लेवी जो है, पहले 8 रुपए पेट्रोल और 7 रुपए डीजल कम हुआ, वो पास ऑन नहीं किया गया। दूसरे दफा 10 रुपए तकरीबन पेट्रोल और 10 रुपए डीजल तकरीबन कम हुआ, वो भी पास ऑन नहीं किया गया। जो फाइनेंस बिल पास हुआ था उसमें 10 रुपए की गुंजाइश थी, 70 तक आप लेके जा सकते थे, तो वो तो वहां कवर हो गया कानूनी तौर पर। उसके बाद एक ऑर्डिनेंस से आगे बढ़ाया गया और सिर्फ बढ़ाया नहीं गया, उसमें सिर्फ लिख दिया गया कि अभी हुकूमत फैसला करेगी कि पेट्रोलियम लेवी क्या होगी। नदीम अफजल चंद साहब, आप ये जो इकदाम है कि पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाकर और ऑर्डिनेंस के जरिए से बढ़ाकर 34 अरब रुपया महाना अब इकट्ठा करके पिछले महीने की जो डिफरेंस है उसको इस मरतबा को ऐड कर लें, तो आपके ख्याल में ये इकदाम वफाकी हुकूमत का काबिल तहसीन है या काबिल तशवीश है? देखिए जी, इसके ऊपर अभी बिलावल साहब आए कल, तो हमारी डिटेल जो मीटिंग होगी जब पार्टी पॉलिसी मेरे ख्याल 1-2 दिनों में हमारी मीटिंग कॉल कर ली है उन्होंने, तो उसके ऊपर हम अपना लाएमल भी देंगे, पेट्रोलियम के ऊपर भी और सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन जहां तक तल्लक है आपका कीमतें बढ़ाने का, मैं समझता हूं कि अगर आपको टैक्सेस लगाना चाहते हैं या लेवीज लगाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल है अगर प्रॉपर फोरम इस्तेमाल किए जाएँ, पार्लियामान को इस्तेमाल किया जाए या सारे सूबों को मिलाकर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जरिए उनकी राय भी ले ली जाए, तो मेरे ख्याल में आइन के अगर टूल्स जो हैं उनको इस्तेमाल किए जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उस पर आपकी नीयत पे शक कोई नहीं करेगा, वरना अगर आप शॉर्टकट मेजर्स करेंगे और तेज़ी में करेंगे, तो अगर आप अच्छा काम भी करना चाहेंगे तो आपकी नीयत पे लोग शक करेंगे और वो अच्छा काम भी आपका गदला हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि अब फैसले करते हुए कुछ थोड़ा सा अवाम का और रियासत और फेडरेशन की मजबूती की तरफ भी देखें कि अवाम क्या सोच रही है, पार्लियामान क्या सोच रहा है और रियासत क्या सोच रही है और छोटे सूबे क्या सोच रहे हैं। और आप ये नहीं कि आप एक तरफ से पैसे इकट्ठे करें और फिर ऐसे जगह पे लगाएं जहां पे फिर आप उस सूबे की पार्टी, जिस पार्टी की हुकूमत है, उनको भी आप ऑन बोर्ड ना लें, और जहां ज़रूरत है जिस सूबे में मोटरवेज की जो
पूरा आप एक पोर्ट सिटी के साथ आपने मिलाना है। कराची वो मोटरवे पड़ी हुई है और आप कभी भावल नगर में शुरू कर देते हैं, कभी किसी और जगह शुरू कर देते हैं। है सारा पाकिस्तान, हमें कोई इतराज़ नहीं है, पंजाब में भी बनाएं, शहरों में भी बनाएं, लेकिन अगर मुनसिफाना तकसीम हो जाए, अगर पसमानदा इलाकों को ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाए या ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिससे हम हर कोई अपने आप को ओनर फील करे इस मुल्क का, इस निज़ाम का, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर होगा। मगर चंद साहब, एक तरफ नवीद कमर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि ये बलूचिस्तान का तो सिर्फ नाम लिया गया है, ये तो पीएसडीपी में जाएगा ये सारा पैसा जो इकट्ठा होगा। लेकिन दूसरी तरफ कल सरफराज बुर्की साहब जो आप ही की पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं वो इस पर शुक्रिया अदा कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर का। तो क्या पार्टी में दो राय हैं इस हवाले से? नहीं सर, दो राय नहीं है। अभी मैं इसलिए मोहतात स्टेटमेंट दे रहा हूं कि हमारी पार्टी की अभी मीटिंग होनी है। जब पार्टी का मौक़िफ़ आएगा तो फिर मैं बेहतर पोजीशन में हूँगा आपको वो मौक़िफ़ देने में। इस वक्त मैं इस पे वाज़ेह मौक़िफ़ इसलिए नहीं दे सकता कि हमारी कल मीटिंग होनी है। कल मीटिंग के बाद हम इंशाल्लाह आपको मौक़िफ़ देंगे। सही, लेकिन आप जाती तौर पर सर क्या वैसे समझते हैं कि ये एतराज़ क्या दुरुस्त है कि आप एक के मुंह से निवाला छीन के दूसरे को दे रहे हैं और यहाँ हर शख्स पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से सफ़र कर रहा है, और अगर मोटरवेज पे लगाना है तो फिर सिंध भी कह सकता है कि ये जो सखर और हैदराबाद मोटरवे है इसको तामीर कर दें, आप 10 रुपये और पेट्रोल के ऊपर लगा दें, तो आम सारिफ पर 10 रुपये का या 8 रुपये का बोझ इजाफी डालना यानी 11 अरब 27 करोड़ पे माहाना ऐड करना, ये जो अभी कल वाला हुआ है इससे 11 अरब 27 करोड़ पे ऐड हुए हैं और 2.5 माह में 28 अरब 18 करोड़ के महसूलात जमा होंगे, तो 2.5 महीने में 28 अरब रुपए का एक तरह से आवाम के ऊपर मजीद बोझ डाला जा रहा है। तो ये फॉर्मूला ठीक लगता है आपको? देखिए भाई, मुझे तो फार्मूला बिल्कुल ठीक नहीं लगता कि हम मोटरवे के ऊपर रहते हैं। मोटरवे का टूल्स जो है जब मर्जी बढ़ा दिया जाता है। 300 से शुरू हुआ, आज वो 1000 रुपए तक पहुंच गया और 25 साल के लिए आपने विदाउट बिडिंग, मियां साहब ने जब वजीर आजम थे तो मोटरवे दे दी एक कंपनी को। अब अगर आप कंपटीशन भी नहीं करवाएंगे कंपनीज के दरमियान, दूसरी मुकाबला भी नहीं होगा, तो यकीनन उसमें भी बदनीति शामिल है। और फिर जो मर्जी जब मर्जी टूर पड़ा है मोटर के ऊपर आप M2 पे सफर करें ना, तो आप इस्लामाबाद से आए तो आपको जिस तरह जंपी मोटरवे हो गई है तो उसका प्रॉपर वर्क भी नहीं हो रहा, टूल भी बढ़ाया जा रहा है और इतना ज्यादा बढ़ाया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में तकसीम तो नहीं है, मुनसिफाना तकसीम भी नहीं है, टैक्सेशन भी ईमानदाराना नहीं है। तो एक सूबे को देना, या आप प्रायोरिटीज होनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटीज डैम्स होने चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज एजुकेशन होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज हेल्थ होनी चाहिए। हमारा गवर्नेंस का मॉडल कोलैप्स कर गया, उसकी रिफॉर्म्स प्रायोरिटीज होनी चाहिए। लेकिन ये डाकिज्म के फैसले जो हैं कि इधर से उठाएं, वो प्रोजेक्ट शुरू कर दें, वो काम शुरू कर दें, मेरे ख्याल में इसमें विजन की कमी है। इसको कोई भी जो साहिब इख्तियार लोग हैं उनके विजन के ऊपर यकीनन क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। दानियाल अजीज साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस इशू को? आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, मिफ्ता साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। पेट्रोलियम लेवी जो बढ़ाई गई है वो माहाना 11 अरब 27 करोड़ रुपए की आमदन होगी और पिछले महीने जो पास ऑन नहीं किया गया था, जो डिफरेंस था, वो मिलाकर आज मिफ्ता साहब कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि 34 अरब रुपए माहाना इकट्ठा हो रहा है। तो आप इसको तहसीन की नजर से देख रहे हैं या तशवीश की नजर से देख रहे हैं? ये सरियन ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि अभी अभी ये जो IMF की टीम आई थी, इसमें जो ताजर दोस्त ऐप था उसको कैंसिल ही करवा दिया। आप छोड़ें कि उसमें तरमीम करनी थी। पूरा साल हमें बताते रहे ताजर दोस्त ऐप है, ये टेक्नोलॉजी है, ये इस तरह होगा, इतना टैक्स इकट्ठा होगा, इतने लोगों ने फाइल कर दिया फलाना। उनके लिए इतनी नरमी, 1 मिनट नहीं लगाया उन्होंने, बहस कर करके उनको बिल्कुल पीछे। ये रियल एस्टेट वालों को 3% इन्होंने अभी माफ कर दिया है। मेरे ख्याल में IMF ने उसके ऊपर साइन भी नहीं कर दिया, इन्होंने ऐलान भी कर दिया। और 620 अरब जो है वो टैक्स में माफ करवा लिया, जो टैक्स बजट का जो हदफ था। और अब आके हमें बता रहे हैं कि ये सारा का सारा बोझ जो है, जो बेचारा गरीब ने 1 लीटर 2 लीटर अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना है, उसको 20 रुपए ठोक दिए और उस 20 रुपए के जुमले में 7 रुपए कह रहे हैं कि जी हमने आपको बिजली के बिल में वापस कर दिया, और वो भी बेस रेट में नहीं है।
वो फर्क जो है वो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट में है, यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, वो भी कोई मेहरबानी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि एक जेब में से पैसे निकाल के आप किसी के दूसरी जेब में डाल रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप आपके लिए गिफ्ट है, यानी ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मतलब यहाँ तो आप बताएं कि पाकिस्तान को मजीद पत्थर अपने पेट में बांधना पड़ा है। शुरू में इन्होंने हमें बताया कि जी अब बराबरी हो जानी है, एग्रीकल्चर भी देगा टैक्स और रियल एस्टेट भी देगा टैक्स, स्टॉक मार्केट वाले भी देंगे टैक्स, सब बराबर देंगे और इसलिए आपको थोड़ी सी मुश्किल का सामना होना होगा। जैसे ये पैसे आ गए तो हम सबको बराबर कर देंगे और मिडिल क्लास की चमड़ी उतार दी, 45% तक ले गए उनका टैक्स जो है, और बजाय के उसमें कोई नहीं। मगर दानिया साहब, ये जो 7-8 रुपए कीमत कम हुई है बिजली की कीमतों में पर यूनिट, इसको आप तहसीन की नजर से नहीं देख रहे? फिर ये काबिले तारीफ इकदाम नहीं है? मैं नहीं देख रहा। ये फिर 2 महीने की चेपी है। इनकी गवर्नमेंट चेपी गवर्नमेंट बन गई है। पहले इन्होंने अगस्त में चेपी लगाई 2 महीने की, आप फोन उठाए कहते थे मुझे 50 अरब रुपए मैंने प्रोग्राम दिया है, वो 2 महीने वो IMF ने मना कर दिया। उसके बाद भतीजी ने 45 अरब उस आग में झोंक दिए, उन्होंने भी 2 महीने का ही दिया। ये गनीमत की कि इस्लामाबाद को इंक्लूड कर लिया जैसे कि वो कोई पंजाब का हिस्सा है। और उसके बाद जब सर्दियां आई फिर उन्होंने 2 महीने की चेपी दी और अब आके ये कह रहे हैं कि फ्यूल प्राइस अगर सुबह बढ़ जाती है, आपको पता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इन्होंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट रोक के वो 1 लाख दे रहे हैं अभी, तो उसमें पैकेज जो है नजर आ रहा है। अगर फ्यूल प्राइस ना का हिस्सा निकालते इसमें से तो इसमें रह क्या जाता है? वो तो रूटीन में हो रहा है। जो इन्होंने पैसे लिए IPP की रिनेगोशिएशन से, वो तो इन्होंने खुद कहा कि 50 पैसे। तो ये मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर अब ये ट्रेड वॉर खत्म होती है, अगर ग्लोबल रिसेशन नहीं आ रहा तो फ्यूल प्राइस फिर से चढ़ जानी है। ये भी 2 महीने चलना है, 2 महीने के बाद ये उठ जाना है। इन्होंने कौन सी एफिशिएंसी गेन की है? खुद बयान कर रहे हैं कि चोरी 600 रुपए चले गई है। सही है। 600 पिछले साल 590 अरब थी, इसका मतलब है 10 अरब रुपया और अभी साल पूरा नहीं हुआ। हाँ, तो साल सही पूरा है। लिए वो मैं दानिया साहब ये बिल्कुल ठीक है। इस पर चूंकि मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं माइंस एंड मिनरल्स वाले इशू पर आने से पहले एक कमेंट ले लूं जरा चंद साहब का। चंद साहब आप एक जुमला मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने नरमी की है इनके साथ, जो ताजर बरादरी है हमारी, ये थोड़ी सी नरमी IMF के साथ बहस करके ये जो हमारे काश्तकार है किसी भी कर लेते, उनका तो तेल निकल गया। और इन्होंने तस्लीम किया है कि इनकी पॉलिसी में सुखम रह गया है, इसीलिए ये 15 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस कर रहे हैं और वो पैकेज जो है वो लॉलीपॉप है। सही है सर। मैं गंदुम वाले इशू पर तो आगे आता हूं ना, ये मैं गंदुम वाले इशू पर अलग से बात करता हूं आपसे। लेकिन चंद साहब, आप चूंकि ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं और हुकूमत हैं, यानी हुकूमत आपकी वजह से कायम है, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, तो ये जो चलिए ये आपने इस पर तो कहा कि आपकी पॉलिसी अभी कल वाज़ेह हो जाएगी, इजलास बुलाया गया है, जो लेवी वाला इशू है, लेकिन बिजली की कीमतें 7 रुपए कम की गई, तो गरीब आदमी को फिर रिलीफ क्या मिलता है? 7 रुपए आप एक तरफ से उनको रिलीफ देके 8 रुपए का उन पे इजाफी बोझ डाल देते हैं, 10 रुपए का पिछले महीने इजाफी बोझ डाल दिया, तो ये एक्चुअली तो रिलीफ नहीं है। तो आपको इस पर तशवीश नहीं है, या क्या आप ये इशू जो है वो गवर्नमेंट के साथ रेज नहीं करना चाहते पीपल्स पार्टी? मैं अपने जो हमारे दानियाल साहब है, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं, बिल्कुल रिलीफ नहीं दे रहे। मैं यही तो कहता हूं कि हम पार्लियामान के इत्यादी जरूर हैं, एग्जेक्टिव के इत्यादी नहीं है। हम ना हमारे पॉलिसी मेकिंग में, ना हम मशावरत में शामिल हैं, ना फैसले करने में शामिल हैं। और ये अगर ये कहते हैं महंगाई का क्रेडिट कम करने का क्रेडिट भी अगर ये खुद लेते हैं, तो ये जो गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि जिम्मेदार का सत्यानाश कर दिया है, किसान का भट्ठा, काश्तकार का भट्ठा बैठ गया है, तो ये उसका क्रेडिट भी खुद ही लें। हम नहीं शामिल होना चाहते कि आप गंदम में 34,000 रुपए पर एकड़ किसान को नुकसान हो रहा है। अगर 1 करोड़ एकड़ है तो उसको 34,000 से जरब दे ले, या 2 करोड़ है तो दे ले। हम नहीं कहना चाहते कि आपने 1700 अरब प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके 35 लाख टन जो आपने गंदम इंपोर्ट की निगरान हुकूमत के दौर में, जो किसान नहीं पाकिस्तान का भट्ठा बिठा दिया। और क्या चपाती सस्ती हुई? क्या रोटी होटलों पे सस्ती हुई? क्या रेस्टोरेंट्स में रोटी सस्ती हुई? क्या उससे मैदा सस्ता हुआ? क्या चोकर सस्ता हुआ? कौन सी चीज सस्ती हुई? क्या पिज्जा सस्ता हुआ? क्या सैंडविच सस्ता हुआ? क्या जो आप किसान को, तो आप 2,000 रुपए पिज्जे की कीमत पे 1 मन गंदम आप हमसे लेते हैं, और यकीन जानिए DAP हम 13,000 से ऊपर, यूरिया 5,000 से ऊपर, और डीजल तेल बिजली की कीमत आप 16,000 रुपए आपने फिक्स टैक्स ट्यूबवेल पे लगा दिया है। तो आप किसान का तो आपने रगड़ा निकाल दिया है।
ना कोविड के दिनों में 1200 अरब जो पीटीआई ने दिया था आम दूसरों को, एसएमईज को और दूसरे किसान को 1 रुपया भी नहीं दिया 1200 अरब। अब ये भी एक रेस्ट हाउस पे 1 अरब लग रहा है, आधी आप किसान को दे देते तो आपका किसान जमीनें तो ना बेचता, आपका किसान डायरेक्ट सब्सिडी जरिए तरक्याती बैंक के जरिए दे देते, कम से कम वो हाउसिंग सोसाइटियों के हाथों ब्लैकमेल बेदर्द बेदखल तो ना होता। एक तरफ तो किसान बेदखल भी हो रहा है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, माइंस एंड मिनरल्स वाले इशू पे और गंदम वाले इशू पे भी, खासतौर पे नहरों वाले इशू पे, इन पे भी मैं बात करता हूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। ये माइंस एंड मिनरल्स वाला इशू भी एक ऐसा इशू है जिस पर बहुत सियासत हो रही है। क्या सूबे वफाकी हुकूमत के साथ हैं या नहीं है? कल मौलाना फजल रहमान साहब ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अली परवेज मलिक साहब ने कल एक दावा कर दिया एक टीवी टॉक शो में, वो कहते हैं कि जी इस पर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो ऑन बोर्ड है। इस पर आज अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से, उनकी लीगल टीम की तरफ से लीगल नोटिस भेज दिया गया है अली परवेज मलिक साहब को भी, और कहा गया है कि जी ये गलत बयानी कर रहे हैं, हम इस पे ऑन बोर्ड नहीं हैं या हमारी कॉन्सेंट नहीं ली गई है। साथ ही बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो कहते हैं कि नहीं जनाब, हमारी राय इस पर बिल्कुल मुख्तलिफ है, हमने तो इसको अभी नोट नहीं किया। दानियाल साहब कैसे देख रहे हैं इस इशू को? क्या मसला है, इस पर क्यों बहस हो रही है? हमने खैबर पख्तूनख्वा के आज को भी दावत दी है, पीटीआई को भी। शौकत यूसुफजई साहब ने हमारे पास आना भी था, अनफॉर्चुनेटली न जाने वो क्यों राब्ते में हमारे नहीं आ रहे, उनका मौक़िफ़ नहीं आ पा रहा। लेकिन दानियाल साहब आप कैसे देख रहे हैं इस इशू को? मेरे ख्याल में जी जो ये एक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें ये एक प्रोविंशियल असेंबली से पास होनी है। तो जैसे अगर अली साहब का ये दावा है कि इनके साथ अंडरस्टैंडिंग कायम हो गई है तो फिर वो पास हो जाएंगे, तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा। 1 अरब रुपए के हर्जाने का नोटिस भेजा आज केपी गवर्नमेंट ने इनको, अली परवेज मलिक साहब। माफ करना जी, मैं क्या केपी गवर्नमेंट ने अली परवेज मलिक साहब को 1 अरब रुपए हर्जाने का लीगल नोटिस भेज दिया है। तो बस फिर ये अली साहब इसका जवाब देना जी, अब मैं तो नहीं दे सकता। तो अगर इनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है जो सूबाई हुकूमत है, तो वो तो अभी तक इन्होंने किसी फॉर्मली वाजे नहीं किया। इधर उधर से हम सुन रहे हैं कि उनको ये कुछ बात है किसी सेक्शंस के बारे में, और इसको जो है ना इमरान खान के सामने पेश करना है इन्होंने, और इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं। लेकिन पॉइंट इज के इनका मौक़िफ़ सामने नहीं आता तो हम इस पर क्या कॉमेंट करें। और बाकी जो 3 सूबे हैं अभी तक तो मेरे ख्याल में उन्होंने भी पास नहीं किया, तो ये देखने में आएगा। मेरे ख्याल में सबसे अहम जो देखने वाली बात है वो ये है कि बलूचिस्तान की तरफ से क्या राय आती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे केसेस जो हैं इन्हीं बातों पे इनके सामने दरपेश आए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट तक गए हैं। पाकिस्तान को बड़े बड़े जुर्माने हुए हैं, वो खा के तो पाकिस्तान वापस आके तो फिर औने पौने समझौता करके, और अब वो प्रोजेक्ट जो है चलना शुरू हो गए हैं जो मुख्तलिफ लिटिगेशन का शिकार थे। तो अगर इन चीजों को बेहतर निपटाने के लिए, लेकिन वो लिटिगेशन जो थी, हैरानगी की बात यह है वो सूबे की वजह से सामने नहीं आई, वो मरकज की वजह से सामने आई थी, क्योंकि मरकज में जो सुप्रीम कोर्ट बैठी थी उस वक्त की, उनको कोई ख्याली पुलाव पकाया उन्होंने कि जी हम टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड है तो ये हम सारा कुछ खुद ही कर लेते हैं। तो वो खुद ही करने में जो है वो हर चीज का पठा बैठा दिया और पाकिस्तान के 10 साल भी जाया कर दिए, और पता नहीं कितने अरब डॉलर, शायद 6 या 7 अरब डॉलर का पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट से फाइन हो गया। तो अब मुझे नहीं पता कि इसमें उन चीजों की सेफगार्ड इन्होंने डाली या नहीं डाली, ये तो सूबों का मौक़िफ़ सामने आएगा तो फिर बात कर सकते। सही है। चांद साहब, ये नहरों का जो मामला है इस पर अब मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं वो यकीन दिला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई एक टेलीमेट्रिक सिस्टम इंस्टॉल होगा, वो उस सिस्टम पूरी तफसील बताएगा कि कितने एक एक बूंद का हिसाब देगा कि कितना पानी गया है। और वो कहते हैं कि जब तक ये सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा, ये 6 नई नहरें जो बनने वाली हैं इसके ऊपर पानी, इसके अंदर पानी नहीं छोड़ा जाएगा। पहले टेलीमेट्रिक सिस्टम आएगा तो ही आप इसमें अंदर पानी आएगा। तो वो कहते हैं कि जी वो अच्छे तरीके से सिंध उसको मॉनिटर कर सकता है। इसमें मसला क्या है? क्या आपके ख्याल में ये दलील काबिल कबूल नहीं है सर? पहले टेलीमेट्रिक सिस्टम क्या इस मुल्क में वर्किंग पोजीशन में है? सही, अयूब खान ने जो दरिया बेचे उस पर कोई टेलीमीटर सिस्टम था। अभी जमात अली शाह ने जो इस रियासत के साथ, पाकिस्तान के साथ जो मेंबर इरसा किया, अभी तो इरसा की कंपोजिशन भी नहीं है, सिंध का मेंबर भी नहीं है। लेके नहीं जाते टेलीमीटर सिस्टम, आप देखें ना वो है ही खराब आपका सिस्टम, ऑडिट पहले बने हुए हैं, वर्किंग भी नहीं है इसमें। तो आप मेरे ख्याल में
पहले भी पंजाब की नहरें जो है आप हर जिला में चले जाएं, जहाँ भी इरिगेशन का सिस्टम है, इरिगेशन का सिस्टम है, वो नहरें नीचे बह रही हैं। पानी जहां 100 क्यूसेक चाहिए वहां 50 है, जहां 50 चाहिए वहां 25 है। डैम्स के अंदर पानी नहीं है। तो आप आबाद जमीनों को बेआबाद कर रहे हैं और बेआबादों को फिर अब आबाद करने की चक्कर है। जिस तरह आपने मुल्तान में 10 लाख आम के पौधे उखाड़े और अब आप प्लांटेशन करने की नई जी शजरकारी मुहिम शुरू कर रहे हैं, पुराने पौधे उखाड़ रहे हैं। तो पॉलिसी जो है इसमें विजन की कमी है और नीयत की कमी है और वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों के। नहीं, मगर तो मेरे ख्याल में जो आप कह रहे हैं कि आज तक टेलीमेट्री सिस्टम इंस्टॉल नहीं हुआ, ये सिस्टम जो है खुद सिंध भी तो इंस्टॉल करवा सकता था ना, क्योंकि शिकायत सिंध को रही है कि आप हमें 91 के कॉर्ड के मुताबिक पानी नहीं दे रहे हैं, तो सिंध ने क्यों नहीं करवाया? मैं आप कई सालों से कई सिस्टम खराब भी रहे हैं। इरसा के अंदर आप ऑडिट पहले मैंने आप चेक कर लें, परफॉर्मेंस ऑडिट करवा लें टेलीमेट्री सिस्टम का, तो पानी का मुनसिफाना तकसीम नहीं होती है इस मुल्क में। मेरे ख्याल में हमें अपने जो ना CCI के अंदर ये इशू लेके जाना चाहिए। और ये पंजाब के काश्तकार का भी मुकदमा है। आप साउथ पंजाब में या किसी एक इलाके में आप जमीन आबाद कर रहे हैं, तो आप सियालकोट, गुजरात, सरगोदा, इनका क्या कसूर है? आप ये बताएं, आप जो हेड रसूल से आगे जो नहरें जंग के पानी के काश्तकार का क्या कसूर है जिसको आप, और शाहपुर ब्रांच में जो आप पहले 6 माह सिर्फ पानी देते हैं, अब 6 माह की जगह भी आप 4 माह करेंगे मेरे ख्याल में। तो उन लोगों का क्या कसूर है कि पहले आपके जमीनें जो आबाद जमीनें उनका पानी लेके आप बेआबाद जमीनों को दे रहे हैं। आप डैम्स बनाएं, आप नए सिस्टम बनाएं, डैम्स बनाएं, पानी स्टोरेज करें, स्टोरेज का सिस्टम तो बेहतर करें पहले, तो फिर आप नहरें बनाएं मेरे ख्याल में। और सूबों को आपस में लड़ाएं मात पानी के ऊपर। ये लड़ाई मैं समझता हूं पाकिस्तान को कमजोर करेगी। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी सिंध का इशू नहीं है, ये पीपल्स पार्टी पंजाब। सर आप ये कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी सिंध का एतराज नहीं है, ये पीपल्स पार्टी पंजाब का भी बिल्कुल पंजाब का भी इशू है। आप हमारे इलाका सरगोदा में चले जाएं, मंडी बाउदीन में चले जाएं, मुझे एक राजबा, एक नहर बता दें जिसमें उसका जितना पानी क्यूसेक लिखा हुआ है उतना पानी उस नहर को मिल रहा है, और जो टेल पे बैठा हुआ काश्तकार है उसको पानी मिल रहा है। कोई, मैं कहता हूं आप अल्लाह बाबा ही निराला है इनका। अब क्या कहें इनको, ये कोई पॉलिटिकल इनपुट तो शामिल नहीं, ब्यूरोक्रेट हुकूमतें चला रहे हैं, बाबू हुकूमतें चला रहे हैं। जब बाबू हुकूमतें चलाएंगे, पॉलिटिकल इनपुट शामिल नहीं होगी, तो फिर ऐसे ही फैसले होंगे। सेम अगर पंजाब में जो हुकूमत है PMLN की, वो तो इस पर पूरा ऑन बोर्ड है, वो इस पर उसको डिफेंड कर रही है। वो कहते हैं कि जी हमारा ये फैसला है, वो रोजाना उस पर बयानात दाग रहे हैं। वो इसको पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव और एक गेम चेंजर मंसूबा पर पंजाब के लिए करार दे रहे हैं। चलो आप नहर लोअर जेलम कैनाल है जो रसूल बराज से निकलती है, अपर जेलम है, आप उसके किसी राजबा पे, किसी माइनर पे चले जाए, मैं चैलेंज करता हूं, एक माइनर में, एक राजबा में, एक कैनाल में कहीं जितना क्यूसिक पानी उसका मंजूर शुदा पानी है, अगर उतना मिल रहा है तो आप बेशक आप मुझे जो मर्जी सजा दे लें, आए मीटर लेके आ जाए, मैं चैलेंज करता हूं। सही है, हाँ सही है। वो तो अभी मेरा ख्याल है जितना शेयर बनता है सिंध को भी मेरा ख्याल है 19-20% कम मिला है, पंजाब को भी 20-22% कम मिला है। बल्कि इस पर तो पंजाब हुकूमत ने इरसा को खत भी लिखा है कि भाई सिंध को आपने 19% कम दिया है पानी की कमी की वजह से, हमें आपने 22% कम दिया है, तो हमें तो सिंध से भी कम पानी दिया है। तो पानी की कमी तो है ऑलरेडी। ये खत पंजाब हुकूमत का इरसा को लिखा जाने वाला खत खुद बता रहा है। मगर दानियाल अजीज साहब, इसमें मुझे ये बताइए कि ये जो टेक्निकल, मैं माजरत के साथ एक असद भाई एक सेकंड, जो हमारा फैसलाबाद डिवीजन है या सरगोदा डिवीजन है, इनमें मेजॉरिटी वो इलाके हैं कि जहां नहरी पानी कम हो तो नीचे तो वैसे भी पानी कड़वा है, वहां के जो नलके हैं या वाटर सप्लाईज हैं वो भी पानी कड़वा आ जाता है, पीने का पानी भी वहां काबिल नहीं रह जाता। अगर नहरों में पानी बंद हो तो नहरें आप ऑलरेडी हर रोज आप नहरें कभी कम कर देते हैं, कभी बंद कर देते हैं। सही है। दानिया साहब, क्या आपके ख्याल में, चूंकि आप भी पंजाब में सियासत करते हैं, पंजाब के रहने वाले, क्या आपके ख्याल में पंजाब का भी इस पर, पंजाब के लोगों की भी रिजर्वेशंस हैं? आप इत्तफाक करते हैं चंद साहब से नहरों वाले इशू पे? बिल्कुल ये है जी असद भाई। एक्चुअली ये पूरे पाकिस्तान एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री बनता चला जा रहा है, और इस वक्त मेरे ख्याल में दुनिया में ये शायद 5वें नंबर पे है जो वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज हैं। तो इसका मतलब ये है कि पानी की ओवरऑल एक किल्लत है,
इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप शेयर दे भी रहे हैं किसी को तो ये ओवरऑल, जैसे आपने अभी बताया कि 22% अगर या 20% कम किया गया है, जो कि प्रॉपर उसकी यूटिलाइजेशन हो सकती थी, तो इसके लिए आपको एक पूरा मजबूत प्रोग्राम चाहिए। इसमें वाटर की प्राइसिंग को आपको चेंज करना पड़ेगा, इसमें वाटर का जो इस्तेमाल है फार्म गेट के ऊपर, ये जो फ्लड इरिगेशन हम करते हैं इसको चेंज करना पड़ेगा। जो आपके क्रॉपिंग पैटर्न है, तो पाकिस्तान में इतना पानी होगा कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री ही कहला सकेंगे अपने आप को, हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन इसका सिर्फ ये एक आधा कनाल या एक आधा रफा जो है उसको मजीद पानी दे के समझना कि हमने बड़ा कमाल कर दिया है, ऐसे नहीं होना, ना ही ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दानियाल साहब, अब इसमें मसला ये है कि एक तो चलें ये नहरों वाला मामला है, लेकिन साथ ही ये ज़राअत के साथ जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर के साथ, और गंदम का इशू आजकल एक बड़ा इशू बना हुआ है। अब किसानों का एक मसला ये भी है कि उनको कीमत नहीं मिल रही, उनका दूसरा मसला ये भी है कि उनकी कास्ट ज़्यादा आ रही है, और उनका एक मसला ये भी है कि उनकी ईल्ड कम है। और कई इलाकों में तो सिंध में बिलखुसूस ईल्ड के कम होने की वजह यह है कि वहाँ पर पानी पूरी तरह से नहीं मिल सका फसल को, और फिर उन्होंने खाद पूरी नहीं डाली है। तो अब सर मेरा आपसे सवाल ये है, और मैं अगर आप इजाज़त दें तो एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, कि ये किसानों के लिए 15 अरब रुपए का पैकेज क्यों अट्रैक्शन नहीं रखता, क्यों वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पीटीआई रहनुमा अली बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब खुशामदीद। में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें मैं ज़रा गंदम वाले इशू को ऐड करना चाह रहा हूं, और नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंद साहब, मैं आपसे शुरू करते हुए, ये गंदम वाला जो मामला है, 15 अरब रुपए का पैकेज पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है, और उसमें डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट भी शामिल है इसमें, फिर किसान कार्ड होगा, फिर आप उस पर सस्ते कर्जे ले सकते हैं, उसके जरिए आप अगली फसल काश्त कर सकते हैं। ये काफ़ी सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव सा पैकेज है, लेकिन किसान इसको मुस्तरद कर रहे हैं। किसान कहते हैं नहीं जनाब, हमें गंदम की प्राइस चाहिए। आपके ख्याल में किसानों की जानिब से इस शानदार पैकेज को मुस्तरद करना सही ऑप्शन है? सर, किसान बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि आप अंदाजा करें कि जब पिछले साल गंदम खरीदनी थी, उसकी तैयारी के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट ने 600 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करके पेमेंट भी कर दी। तो कहाँ 15, कहाँ 600, ये तो गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या, ये तो एक मजाक किया इन्होंने, और इसका कोई किसी किस्म का इससे सदबाब बनता ही नहीं है। असल बात जो है, जो जख्म करार दिया गया है, वो ये है कि ये तब्दील होना था मार्केट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ये पूरा गंदम का निजाम चलना था, उसके लिए एक ट्रांजिशन पीरियड होना था। उस ट्रांजिशन पीरियड में लोगों को आगाही करनी थी, जो इसकी एक्सचेंजेस हैं वो कायम होनी थी, जो स्टोरेज के मौके हैं वो प्राइवेट सेक्टर में सामने आके फराम करने थे, और इसमें प्रोटेक्शन होनी थी फार्मर की कि वो एक अच्छी कीमत ले सके। ये जो दफा 144 लगा देते हैं और रोक देते हैं गंदम मिलने से, ये चीजें सारी बंद होनी थी। और पाकिस्तान में अगर एक्सपोर्ट हो सकी, अगर गंदम की अच्छी कीमत मिल रही है, उसके लिए इजाजत देनी थी। ये सारी तैयारियां की ही नहीं इन्होंने। 2 साल से ये तैयारियां करते और फिर ये मार्केट पे छोड़ देते। अब इन्होंने क्या किया कि ना सिर्फ इन्होंने वो नहीं किया, बल्कि इन्होंने जो 2 साल पहले गंदम खरीदी हुई थी 2,900 रुपए थे, पहले उसको 2,800 रुपए रखा 27 दिसंबर को, और अब उसको जो है लास्ट मंथ ये 2,900 रुपीज पर मंथ 40 kg के लिए इन्होंने कह दिया कि हम ये बेच रहे हैं। इसका मतलब ये है 1.3 मिलियन टन इन्होंने बेचे हैं उन जखीरों में से जो इन्होंने 2 साल पहले खरीदी थी, और ये लॉस पे है, क्योंकि इनकी कैरिंग कॉस्ट, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 22% पे तक जो है ये इंटर बैंक रेट गया है। इसका मतलब है कि 24-25% पे पैसा पड़ा था इंटरेस्ट कॉस्ट ये गंदम होल्ड करने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये घाटे में बेच रही है पंजाब हुकूमत किसान का गला दबाने के लिए, ताकि मार्केट में कीमत उभर ना सके, इनको कोई जायज मुनाफा ना मिल जाए। ये तो सरियत जाती है। आप ऐसे अंदाजा लगा लें कि जो इनके चहेते हल्के हैं, जैसे मसलन ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कि कोई नया मॉडल निकालने लगे गाड़ी अपना, तो ये कहें कि जी पिछले 2 साल के हम ये 2 लाख गाड़ी जो है आधी कीमत में मार्केट में फेंक रहे हैं, तो क्या रह जाना उस नए मॉडल का। सही है, बिल्कुल ठीक है। अपने लोगों को तबाह करना आप कह रहे हैं कि बिल्कुल मुस्तरद करने का फैसला ठीक है किसानों का, इस पैकेज को। नदीम अफजल चंद साहब, आपकी राय क्या है सर इस पे? देखिए, हमारी राय क्या है, 34,000 रुपया पर एकड़ लॉस है गंदम, और इससे पहले मुंजी में भी लॉस हुआ है। इससे पहले किन्नों की 50% नीड कम हुई है, और आप
सिवाय गन्ने के काश्तकार के उसको भी आपने मौजूदा चीनी के हिसाब से पैसे नहीं दिए, अपने हिसाबों से मेरी ओनर में पैसे दिए। तो मुझे एक फसल प्रॉफिट बता दे। सब्जी इस दफा मटर हमने 10 रुपए किलो बेचा है, वो भी हमने जो घास की थी वो हमने माल मवेशी को खिलाई है। तो मुझे ये बताएं किसान, आप इनको इन पॉलिसी बाबुओं को किसान एग्रीकल्चर का पता क्या, इन बाबुओं से हमारी डिबेट तो करवाएं किसानों की। ये किसान को देते क्या है? सब्सिडी हमारे नाम पे 37 बिलियन आप दे रहे हैं खाद फैक्ट्रियों को। खाद फैक्ट्रियां किसानों की है या अशराफिया की है? किस किस अशराफिया की खाद मिले हैं? एक मुझे खाद मिल के पीओ की उसकी मराहत बता दे जो खाद की फैक्ट्रियों की है। पूरे 10 गांव ले ले, 10 गांव की जमीन ले ले, वो मराहत एक बिजली नहीं करती। आप क्या हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? 15 अरब रुपया, आप 15 अरब रुपया दे के आपने जो कार्ड बनाया उसमें 3000 रुपया का कटौती होती है, किसान कार्ड। भाई आप एग्रीकल्चर बैंक को पैसे देते, डायरेक्ट किसानों को आपने ऑटो बेस पे आपने करवाया है, वो गिरदावरी करवाई है जमीन की, पता चलता है फसलें कितनी है। तो आप देते किसान का अकाउंट खोलते, किसान कार्ड बनाते, बजाय मिल ओनर को अशराफिया को हमारे नाम पे सब्सिडी देने के 60 अरब रुपया तो आप पावर फैक्ट्री की सब्सिडी, किसान की सब्सिडी उसको दे रहे हैं। और वो ले कौन रहा है? वो वही फ्लोर मिल वाला ले रहा है, बड़ी मिलों वाले ले रहे हैं। तो आप मेहरबानी करें, जहाँ आप हमारी गंदम को आपने स्ट्रेटजी बनाया हुआ है कि हम दूसरे सर लेकिन ये लॉस की बुनियादी वजह क्या? आप कह रहे हैं कि गंदम में भी लॉस हुआ, मूंजी में लॉस हुआ, अब सब्जियां भी आप बता रहे हैं, क्या वजह है लॉस की बुनियादी तौर पे? ये गवर्नर स्टेट बैंक ने बता नहीं दिया कि हमारी पॉलिसी की वजह से हमने जो अपना ज़राअत है उसका भट्ठा बिठा दिया। ये तो गवर्नर स्टेट बैंक ने स्टेटमेंट दे नहीं दी, इनके अपने बंदे ने नहीं दे दी, और इनकी पॉलिसी की वजह से। इनकी मुझे एक प्रो किसान पॉलिसी बता दे। पुराने प्रोजेक्ट चला रहे हैं और प्रोजेक्ट काफी पेश करके पिछले मुशर्रफ दौर का पेश कर दिया, अगली गवर्नमेंट ने अगली का कर दिया। यकीन करें कोई इनकी प्रॉपर वर्किंग नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने 1700 अरब का फायदा दिया 35 लाख टन गंदम रिपोर्ट करने में। क्या उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से गंदम स्टोरेज का कोई एक स्टोरेज बनवाया? पाकिस्तान में आप खुले मैदान में काफी गंदम पड़ी हुई है, 7-8% गंदम आपकी चूहे खा जाते हैं, खराब हो जाती है, कोई स्टोरेज ही बना देते। 500 में आपने बनाया हुआ और 500 को आपने अशराफिया के जरिए लूटा 3900 रुपए दिए बड़े बड़े काश्तकारों को। छोटे किसान को क्या मिला? अब बड़ा काश्तकार जो जगीरदार है भाई उसकी तो मिलने हैं, वो तो अपना टैक्स बचाने के लिए ज़राअत कर रहे हैं। आप छोटे किसान की बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, 25 एकड़ वाले की, 10 एकड़ वाले की, 5 एकड़ वाले की, जो अपनी जमीनें हाउसिंग सोसाइटियों को बेच रहे हैं अपनी बच्चियों की शादी करने के लिए, जिसको लूट रही है हाउसिंग सोसाइटियां। चंद साहब मुझे एक बात बताएं कि आप पीपल्स पार्टी जिसकी वजह से ये हुकूमत चल रही है, आप इस हुकूमत की किसी पॉलिसी से खुश भी हैं कि हाँ यार ये वाले सेक्टर में तो ये अच्छा काम कर रहे हैं, बस ये 2 सेक्टर खराब है? जब वो अच्छी पॉलिसी पता चलेगी आपको जरूर डिस्कस करेंगे आपके साथ। अच्छा चलें, ये मुख्तसर और जामे जवाब आपका आ गया। सर बुखारी साहब ये बताएं कि आज क्या हुआ है अडयाला में? गिरफ्तारियां हो गई, फिर मुलाकातें नहीं हो सकी, फिर आपने धरना दे दिया, फिर गिरफ्तारियां हो गई, क्या हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। असद भाई देखें, ये पिछले बड़े अरसे से एक ड्रामा चल रहा है, जो ऑफ एंड ऑन जो है हमारी मुलाकातें जो हैं वो उसको रोका जा रहा है। और कोई खान साहब का जो पैगाम जो बाहर आना चाहिए, जो उनके मुलाकात के बाद आता था पहले, उस सब चीज़ को इंटेंशनली जो है प्रेजेंट सिटिंग गवर्नमेंट जो है उसने इसको रोका है। अब इशू ये है कि एक आपको याद होगा एक SOP बनाया गया था मुलाकातों के हवाले से, थोड़ा सा इसका मैं डिटेल्स आपको बता दूं। और वो ये था कि जो अभी कुछ जजेस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चले गए सुप्रीम कोर्ट, उनके सामने एक पिटिशन पेश हुई ये इसी हवाले से कि जी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, जेल मैनुअल को फॉलो नहीं किया जा रहा, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं की जा रही, लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा। इसके ऊपर एक प्रॉपर ऑर्डर हुए और उस ऑर्डर्स के बाद SOP बनाया गया। अब वो SOP ये था कि थर्सडे वाले दिन फ्रेंड्स की मुलाकातें होनी है खान साहब के साथ, जो कि तादाद में 6 रखे गए, और ट्यूसडे वाले दिन जो है पहले फैमिली की मुलाकात होगी और फैमिली के मुलाकात के बाद जो है फिर 6 वकला की मुलाकात होगी। अब अनफॉर्चुनेटली इसको फॉलो नहीं किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि आप देखेंगे 4 नवंबर 2024 के बाद से आज तक जो फ्रेंड्स मुलाकात थी थर्सडे वाली वो नहीं हुई।
उसके बाद आ जाते हैं हम ट्यूसडे वाली मुलाकात के ऊपर। अब ट्यूसडे वाली मुलाकात होती थी पहले खान साहब के और बीबी साहिबा जो है उनके ब्लड रिलेशंस की, बहनों की, बच्चों की, इस तरह मुलाकात होती थी। और उसके बाद वो जब बाहर आते थे उसके बाद शेब उकला की मुलाकात सही है। अब खान साहब की बहनों को मुलाकात के लिए नहीं जाने दिया जा रहा। ईद से पहले जो हम शेब उकला गए उसमें मैं गया, रमजान में मेरी मुलाकात हुई। ईद के बाद सेकंड डे था, जो ईद मुलाकात मैंडेटरी होती है सब कैदियों के लिए। जब उसके लिए हम मिलने के लिए गए तो वहां पता चला जी मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया, और पता नहीं अननोन कौन कौन चले गए अंदर। तो ये सारी चीजें ऐसे हो रही हैं, इतनी इलीगैलिटी हो रही है, और कॉन्स्टिट्यूशन की तो धज्जियां ही उड़ा दी गई ना पहले ही। उसमें तो मैं कहता हूँ 26 अमेंडमेंट जो है इसका अल्टीमेटली हशर नशर होगा 8th अमेंडमेंट वाला जो जनरल ज़िया-उल हक के दौर में हुआ था। और आपको ये मेरे आपके प्रोग्राम में लाजम समझता हूँ, मैं हर प्रोग्राम में, वैसे आपके प्रोग्राम में मैं कह के गया था कि इसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा। इसमें इतनी एम्बिग्विटीज है कि जब भी फेयर एंड फ्री गवर्नमेंट आएगी, ये फॉर्म 47 वाली या भारे वो लोग नहीं होंगे, तो उन्होंने इसके अंदर डेफिनेटली जो है वो इसको मजीद इसमें बेहतरी करनी है, जो इसके फ्लॉज है निकालने और बिल्कुल सही है सर। अब आपने कहा रीजन बीइंग के ये कि आप मुलाकातें नहीं हो रही हैं, सब चीजें। दानियाल साहब, मजमूई तौर पर अभी इस वक्त अब बजट भी आने वाला है, गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस क्या हैं? जिसको IMF है, हर चीज जो आप डिसाइड करने हैं IMF से आपने अप्रूवल लेनी है, लेकिन मोटे मोटे 2-3 चैलेंजेस आपको क्या लग रहे हैं? मेरे ख्याल में सबसे मोटा जो चैलेंज है वो ये है कि IMF की टीम आ रही है बजट प्रोसेस को कंसल्टेशन करने के लिए जी, और इसमें नतीजे तो बजट है, यहाँ तो वो उड़ान प्लान वाला बजट बनना है और यहाँ तो वो बनना है स्टीफन डेकरन या होम ग्रोन प्लान वाला। दोनों नहीं बन सकते, दोनों ये प्लान मुतजाद हैं। जब दिसंबर के महीने में ये उड़ान प्लान अनाउंस हुआ बड़े धूमधाम से, और अगस्त की 14 तारीख पिछले साल की ये स्टीफन डेकरन प्लान जो होम प्लान के नाम से है, इसको अनाउंस होना था। उसके ऊपर बहुत मेहनत हुई, टास्क फोर्सेस बनी, प्राइवेट सेक्टर से इनपुट्स दी गई, कंसल्टेंट्स हायर किए गए इंटरनेशनल वगैरह वगैरह। फाइनली आके वो रिव्यू किया एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीफन डेकरन, और उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, 10 साल में पाकिस्तान एक मिडिल इनकम कंट्री बन सकती है अगर इस डगर पे चले तो। लेकिन 14 अगस्त को वो अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर ने धूमधाम से बताया तो था, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हुई कि ये को भेज दिया गया कि आप इसके ऊपर अपना रिव्यू करें। तो फाइनली क्या हुआ कि सितंबर में IMF का अग्रीमेंट हो गया, और अक्टूबर में IMF की टीम वापस आ गई इमरजेंसी में कि जी ये आप क्या कर रही हैं, सारे टारगेट्स ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। तो काफी सरजनिश हुई और चीजों को दुरुस्त किया गया। उसके बाद एक नई अटेम्प्ट की गई जिसमें दिसंबर में उड़ान प्लान अनाउंस कर दिया, जो कि IMF के प्रोग्राम के बरक्स था। और फिर क्या हुआ, जनवरी में ये जो होम ग्रोन प्लान के नाम से है, ये भी विदाउट एनी रिवीजन, जो रिवीजन के लिए भेजा गया अगस्त से, विदाउट रिवीजन ये भी प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट पे चढ़ा दिया गया। अब जो स्टीफन डेकरन या ये होम ग्रोन प्लान की जो शराइत हैं, जो पाकिस्तान ने जिस तरफ चलना है, उसमें कस्टम टैरिफ को यूनिफाई करना है और नीचे को लाना है, एवरेज 17 से एवरेज 14 या 13.5% पे, और टैक्स को बढ़ाना है। उसमें जो ये होम ग्रोन प्लान है, इसमें ये लिखा है कि 3 साल के अंदर अंदर हम 13.5। सो आप कह रहे हैं कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं हुकूमत के लिए, और खासतौर पर ये बजट बनाना बड़ा ट्रिकी मामला है। लेकिन दानिया साहब, इस पे अगर आप इजाजत दें तो हम इस बजट मैं आपके जवाब का एक आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ। इसमें एक सियासी मौत वाक़ई होनी है, अल्लाह ना करे सर। मैं आपको बता रहा हूँ ये खात्मा होना है। एक जो तमाशा लगा रहा है इस मुल्क में, जो एक झूठ का पलंदा फैलाया गया है पाकिस्तान। चलिए दानिया साहब, मैं चाहूंगा कि बजट पे हम एक अलग से सिटिंग में तफसील से बात करेंगे, लेकिन मैं चाहकर चलें इस पर थोड़ी सी आपकी राय ले लूँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब, नदीम अफजल चंद साहब, अली बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अभी हमारे साथ अरशद अब्बासी साहब मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं और आबी वसाइल के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया आपका अरशद अब्बासी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नहरों वाले मामले पर हम सियासतदानों की राय तो लेते रहते हैं, जाहिर है पीपल्स पार्टी की इस पर एक राय है, PMLN की अपनी एक राय है, विफाक की अपनी राय है, लेकिन आप एज एन एक्सपर्ट कैसे समझते हैं कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? क्योंकि विफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ यह है, और पंजाब का भी, कि हम अपने पानी में से नहरें निकाल रहे हैं, तो आपको क्या एतराज़ है? और आपका पानी आपको पूरा मिलेगा, इसको इंश्योर करने के लिए हम टेलीमीटर सिस्टम लगा रहे हैं। आपका पानी उसमें कम नहीं होगा, अगर कम होगा तो उसमें पता चल जाएगा। तो आपको क्या एतराज़ है? आपके ख्याल में ये आर्गूमेंट कितना स्ट्रांग है हुकूमत का, और क्या पीपल्स पार्टी का एतराज इसके बावजूद जायज समझा जाएगा? असद, पहले आपसे हाथ से जोड़ के एक प्रार्थना करनी है, और आपको बाकी जर्नलिस्ट भाइयों को, कि ये एक टेक्निकल मैटर है।
बड़ा कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का इशू है, तो इसमें अगर सियासतदानों की ओपिनियन लेंगे तो वो जाहिर है कि बड़ी डिफरेंट आएगी। ये ऐसी ही है कि जैसे कोई बंदा चला जाए किसी हॉस्पिटल में, तो सर्जन के पास जाए तो पता लग चले कि आपने काउंसलर को भी बुला लिया और पॉलिटिशियन को बुला लिया। लेकिन अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। बात ये है कि हमारा वाटर कार्ड हुआ था 1991 में, उसमें एक बात तय हो गई थी, बड़ी लॉन्ग डिस्कशन, मेरी अपनी हीटेड डिबेट हुई थी स्कूल में, चौक सिंध में, बड़ा नालियबल आदमी थी। उस वाटर कार्ड में एक बात तय हो गई कि 42% पानी सिंध का होगा, 47% पंजाब का होगा, 8% केपी के और 3 इसका, यानी डिसाइड हो गया कि पानी इतना। उसके बाद 2004 में टेलीमीटर लगी 460 मिलियन की। आप यकीन करें कि इरसा के लोगों ने एक हफ्ते के बाद उसको शल्क कर, ये फंडामेंटल यहाँ से प्रॉब्लम शुरू। अच्छा। और उसकी वजह से आज जो सूबे हैं आपस में लड़ रहे हैं। मैं आपके सामने एक आप लिखा और मेरा बड़ा इत्तेफाक भी हुआ है, नाइल बेसिन में भी, बीकांग में भी। देखिए नाइल बेसिन में मिसाल दे रहा हूँ पाकिस्तान के लोगों को समझने के लिए कि वहां 10 मुल्क हैं, ये तो 2 सूबे हैं, 4 सूबे, 10 इंडिपेंडेंट कंट्री। टेलीमीट्री ऐसी है जैसे आप लाइव अभी आपके साथ प्रोग्राम जो कर रहे हैं, इसमें कितनी गलती की गुंजाइश, या ऐसी बात करें जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है और उसमें कोई हेरा फेरी हो जाए, यानी मुमकिन नहीं है। अब बात आ जाती है गवर्नमेंट की इस बात की कि जो टेलीमेट्री सिस्टम जो है वो एनर्जाइज हो जाएगा। देखिए अभी तक जो शेड्यूल आया जो टेलीमेट्री का मेरे पास भी, ये 25 दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होगी। ठीक है, इसका मतलब है उसका इंतजार करना पड़ेगा, एक बात। दूसरा आपके प्रोग्राम में एक बात ये भी कह दूं, जिस अजम्पशन पे ये बना है कि बादशाह डैम मुकम्मल हो जाएगा, मुकम्मल होने के बाद जो है हम सरप्लस पानी को डाइवर्ट करेंगे। मैं अगर उसकी प्रोग्रेस बताऊं आपको एज ऑन 31 मार्च, तो वो मेरे ख्याल में 18% है। अच्छा। ये कितने अफसोस की बात है कि उसकी इनॉग्रेशन जनरल मुशर्रफ ने की थी 2005 या 2007 में मेरे ख्याल में। तो अब आप देखें कि अगर इस पेस से ये बनता जाएगा तो मेरे ख्याल में 220-260 में बन जाएगा। एक बात बड़ी क्लियर है जो समझने की है, जो सबको मैसेज कि खुदा के वास्ते यहाँ पे हम वाटर मैनेजमेंट में बहुत कमजोर हैं। हमारे जो मैनेजर यहाँ पे लगाए गए हैं, देखिए वो मेरिट पे नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आता है। ये मैं कभी कभी दोबारा आप इन सब के सामने, कौम के सामने हाथ जोड़ूंगा। यही हमारे जो नेता हैं, लीडर हैं, जो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहते हैं जी बस सर्जन हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कुछ भी हो, सर्जन ठीक। सही है, लेकिन जब इंजीनियरिंग की बात आती है सर, तो फिर क्या? बिल्कुल सही है सर। अब लेकिन मैं अब समझने के लिए कि ये अब किसका एतराज इस पर दुरुस्त है? क्या सिंध का एतराज दुरुस्त है कि उन्हें पानी पूरा नहीं मिलेगा, और पंजाब का भी एतराज इसके ऊपर है कि वो कहते हैं कि जी एक बेल्ट को आप पानी देंगे तो बाकियों के हिस्से से लेकर देंगे तो जो इंटीरियर पंजाब है उनका पानी कट हो जाएगा और उनको पूरा पानी नहीं मिलेगा, और ऑलरेडी नहीं मिल रहा। तो एतराज किसका दुरुस्त है? असद एक बात है, जब भी काम मैनुअल हो रहा तो हम ब्लाइंड है। ये जैसे अगर आप पढ़े ना, ये ऐसे ही है कि इसने वही काम किया जिससे पटवारी डिजिटाइजेशन नहीं होने देता। सिर्फ सुबह एक प्रेस रिलीज जारी होती है इसकी इरसा की कि जी काबुल पे इतना पानी आया, तरबेला पे इतना पानी आया, जेलम पे इतना आया, और बराला जो हमारे 4 बड़े पॉइंट है। मुझे आपको क्या पता कि जी वाकई इतना आया या नहीं आया, एक बात। दूसरा, गुद्दू बराज पे 42% पानी सिंध को, 3% वहां पे बलूचिस्तान को मिलना चाहिए। ये क्वांटिटी पूरी करना मैं और आप कैसे कह सकते, कोई बंदा कैसे कह सकता है? ये तो अल्लाह के फरिश्तों को पता होगा या इनको पता है कि क्या इरफर करते हैं। लेकिन एक बात तो मुझे इरसा की बरकी का पता है, मैं सबसे मिला हूं। मेरा ख्याल में देखें जो बड़े बड़े जिम्मेदार चाहे सिंध के हैं चाहे पंजाब के हैं, पानी चोरी के बगैर रह सकते हैं? ये मुमकिन नहीं, ये इसलिए मुमकिन नहीं है, साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो कभी भी आपके सामने मिसाल है कि डिजिटाइजेशन। सर अभी पानी की मॉनिटरिंग के लिए क्या सिस्टम है? जैसे अब किसी भी बैराज के ऊपर, गुड्डू बैराज के ऊपर या चलें सखर तो सिंध में आ जाता है, लेकिन कोई ऐसा बैराज जहां से पानी सिंध में दाखिल हो रहा है उस पर कौन सा मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है जिससे पता चलता है कि पानी पूरा जा रहा है या कम जा रहा है या चोरी हो रहा है या रोका जा रहा है? अभी टेलीमेट्री सिस्टम नहीं है, अभी कौन सा सिस्टम है? एक स्टाफ गेज लगा हुआ है। अच्छा जी। वहां से मैनुअल बंदा रीडिंग करता है कि गुद्दू में भी इतना पानी आया, राइट,
और तोसा में इतना आया और पीछे मंगला तरबेला में ये है और सुबह प्रेस जारी। और कभी आप सोचिएगा, कभी चेक करें कि वो किस लेवल के लोग हैं। मेरे ख्याल में मैट्रिक पास भी नहीं है। उसमें मार्जिन ऑफ एरर यानी क्या आप कह रहे हैं कि बड़ा हाई होता है? मार्जिन ऑफ एरर ये काम ही मैनुअल है। मैनुअल का मतलब मुझे, आपको और आपको क्या पता। जबकि देखिए एक बात और बताऊं, अगर कोई मुझे कहे या आपको कहे हम किस पे बात कर रहे हैं, हम जूम पे बात कर रहे हैं, आप यकीन करें कि 72 घंटे में जो ये 30 क्रिटिकल पॉइंट है हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर विल हो, ये देखिए ये आपके सामने मॉडल है। आपके ख्याल में टेलीमेट्री सिस्टम सोल्यूशन है सर? अगर वो लग जाता है जो मुसद्दिक मलिक साहब और बाकी लोग कह रहे हैं कि टेलीमेट्री वो सोल्यूशन है आपके ख्याल में? देखिए बात सुने, ये मैंने मिसाल दी है, बल्कि मैं भी गया हूं कि साथ हमारे साथ हमसाया मुल्क में क्या हुआ इंडिया में। वहां पे जो 3 रिवरों को गए, ब्यास, रावी और सतलज, और ये किसको लोकेट हुए? ये लोकेट हुए दिल्ली को, दिल्ली स्टेट को, और हरियाणा को, पंजाब, ईस्ट पंजाब को, राजस्थान में। कितनी लड़ाई और कितना वो होती थी। टेलीमेट्री सिस्टम 2018 में लग गया और आप और मैं यहाँ बैठ के लाइव देख सकते हैं कि कितना पोंग डैम पे कितना वाटर आया, कितना एक चीज रियल आ रही है। इसी तरह उनका एक नर्मदा रिवर है, इसी तरह उनका कृष्णा रिवर है जो साउथ की स्टेट्स हैं। सही है। दुनिया में ऐसे हुआ, इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। एक आर्गुमेंट और है वफाकी हुकूमत का, मैं जो बार बार उनसे सुनता हूं, वो कहते हैं कि जी जो हम नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं इरिगेशन का, वो चूंकि ड्रिप इरिगेशन है, वो फ्लड इरिगेशन नहीं है, तो उसके नतीजे में पानी की कंजम्पशन बहुत कम होगी। और ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पे पानी कम हो जाएगा, बल्कि पानी की जरूरत ही कम हो जाएगी। ये एक अच्छा स्मार्ट सिस्टम है जिसके नतीजे में हम कम पानी से भी अपनी ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। क्या ये आर्गुमेंट दुरुस्त है सर? असद, आपके प्रोग्राम में एक डिस्क्लोज कर दूं बात बड़ी सीरियस। वो ये है कि आपको पता कि हमें तीसरा नोटिस भी इंडिया से मिल चुका हुआ है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइज करें। आपके प्रोग्रामों को मैं ये भी बता दूं कि बिल्कुल उन्होंने अनाउंस कर दिया, उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास है, कि ब्यास और चनाब को लिंक कर रहे हैं। ये किस बेस पे कह रहे रिवाइज करें? वो लिखा हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी के प्रीएम्बल में शुरू में, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर। जब इस पे आ जाएगी तो ये रिवाइज होगी, कितना पानी उधर चला जाएगा। यानी आप ये जो कह रहे हैं ना, हम ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे, वो लगाएंगे, ये पहले कहाँ थी? कैसे लगाए? कैसे ये डिस्प्ले करेंगे? पहले की मॉडल बनाए इनका आज तक, और क्या हम इन पे एतबार कर लें? बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपके प्रोग्राम में एक बात मैं कहना चाहता हूं जो बड़ी जरूरी है, वो ये है, जैसे मैंने आप में लिखा है, इन सब लड़ाइयां झगड़ों के बाद ये जो इंडस रिवर सिस्टम, ये चनाब, ये झेलम, ये सिंध 50 मिलियन ईयर्स पहले आए थे और सिविलाइजेशन सबसे ओल्ड हमारे पास सही नहीं। मगर भाई साहब अब इस सारे सोल्यूशन में, इस सारे मसले में हमारे पास हल क्या है? क्योंकि बहरहाल सहराओं को आबाद करना, अभी आप चाइना में चले जाएं, गोबी डेजर्ट में जाएं, तो आपको लगता है कि ये यानी आप वहां खड़े हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये डेजर्ट में आप खड़े हैं। नाम उसका डेजर्ट है लेकिन वो डेजर्ट है ही नहीं। नहरें निकली हुई हैं, फसलें लहलहा रही हैं। तो आखिर दुनिया ने अपने सहराओं को आबाद तो किया है ना सर। हमारे पास पे कोई ना कोई हल तो होगा। देखिए असद, मुझे पहले वाली जो बात एक थोड़ी कर लेनी है, जस्ट 1 मिनट का पूरे पाकिस्तान को मैसेज है कि हम आपस में इंटरकनेक्टेड है। आपको तो बलूचिस्तान से रिवर जोब निकलता है, वो केपीके में आता है, फिर पंजाब में आता है, फिर फीडर कनाल के फिर बलूचिस्तान में जाता है। यानी रिवर ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, हम इंटीग्रेट ही रहेंगे, इकट्ठे ही रहेंगे। अब आपने जहाँ बात की है गोबी डेजर्ट की, दूर क्यों जाते हैं? जहाँ चोलिस्तान के जस्ट 5 किलोमीटर के साथ है इंदिरा गांधी कनाल। इंदिरा गांधी कनाल जो है राजस्थान को इरिगेट करने के लिए बनी। आप जरा चेक करें कि राजस्थान में कपास कितनी हुई है, गंदम कितनी हुई है। एक सक्सेस स्टोरी है इंदिरा गांधी कनाल की। तो हमें दूर नहीं जाना चाहिए। ये तो मोजे हुए, इवन जो सिंध में भी मोजे हुए, डेजर्ट्स में हुए। लेकिन एक बात तो, अगर ये मुझसे छोटे से किसी बंदे से पूछते, मैं आपको बताता हूँ, काश ऐसा होता। कभी किसी ने बात की कि हमें इन्वायरमेंटल फ्लो मिलने चाहिए दरियाए रावी से, जो कि मेरा लेटर पड़ा हुआ है कि देखें ये हमारा है। सतलज से अगर हम खाली इन्वायरमेंटल फ्लो ले लें, इन्वायरमेंटल फ्लो मतलब है कि ये दुनिया में लेजिस्लेशन हो चुकी है और किशनगंगा में इंडिया की अंडरटेकिंग है, उन्होंने हमें नीलम रिवर के ऊपर
4% जो है वो इन्वायरमेंटल फ्लो दिया है। आपके प्रोग्राम काश आप इसके टिक्कर भी चला दें, ये एवेन्यू किसी ने एक्सप्लोर किया है, ये किसी ने बात की है। आप बुलाते हैं सदक मलिक को, ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल मुझसे कहीं बेहतर है, लेकिन देखें जिस बंदों ने हाथों में काम किया, मेरा एक एनर्जी है और ये मेरा पैशन है। सही है, आप चलाएं, है किसी में बस देखिए नहीं आपकी बात की नहीं। मेरा ख्याल है हमारा जो एक बड़ा है, हमारी जो अब जितनी भी गवर्नमेंट आई है, हम थोड़ा सा डरते हैं इंडिया से। मेरा अभी तक नोटिस नहीं गया, तीसरा नोटिस इंडिया ने दिया, हमने जवाब नहीं दिया, मैंने एक ऑर्डिनरी बंदे ने जवाब दिया। इन्वायरमेंटल फ्लो लेने में तो बंदा कहे यार यहाँ पे तुम शेयर हो, सही है, वहां क्यों नहीं जाओ? बिल्कुल सही है सर आपकी इस पर, इसीलिए हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाह रहे थे। आप चूंकि पॉलिटिशियन नहीं है, आप इसको टेक्निकली सारे इशू को देख रहे हैं और इसका बैकग्राउंड को भी जानते हैं। आपकी बहुत वैल्यूएबल इनपुट आई है इस प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। हम इस पर तफसील से दोबारा भी बात कर सकते हैं, चूंकि ये मामला अभी चल रहा है, इस पर पॉलिटिशियंस की राय भी आ रही है, मुख्तलिफ सियासी जमातों की भी, एक्सपर्ट्स की भी। हम इस पर बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए और आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।